नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के नक्शे पर आप नजर डालें तो बीचों बीच आपको मध्य प्रदेश दिखता है। मध्य प्रदेश यूं ही नाम नहीं रखा गया है, ये देश का दिल है। देश के दिल में स्थित एक ऐसा प्रदेश है जो तरक्की के नए सोपान गढ़ रहा है। इसलिए उस उड़ान की ऊंचाई आज हम नापने की कोशिश करेंगे। हम सरकार के नुमाइंदों से बातचीत करेंगे कि कहां तक की उनकी सोच है कि कितना ऊंचा उड़ना है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश जो मां नर्मदा के किनारे बसा है, प्रागैतिहासिक भीमबेटका यहाँ है, महाकाल का आशीर्वाद है। यहाँ प्रकृति ने सौंदर्य से परिपूर्ण मध्य प्रदेश को किया है। न सिर्फ उद्योग बल्कि ऐसे छोटे छोटे उद्योग भी हैं जो यहाँ के हर नौजवान को, महिला शक्ति को रोजगार दे रहे हैं और मध्य प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ और मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को कि वे मंच पर आएं, और साथ ही मैं रीजनल सेल्स हेड जी एमपीसीजी राजीव जी को बुलाना चाहूंगी मंच पर, और हमारे साथ में देव कुमार जी हैं, उन्हें भी मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वे आएं और दीप प्रज्वलन करें। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम उड़ान, डेयर टू ड्रीम। हर कोई सपना देखता है कि उसका देश कैसा हो, प्रदेश कैसा हो, उसका समाज कैसा हो, जिनकी बेहतरी के लिए इस समाज में बहुत सी शख्सियतें काम कर रही हैं। जो खास करते हैं उनसे आज हम खास बात करने जा रहे हैं और कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हो रही है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हमारे खास मेहमान, विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम के। हमारे बीच में मंत्री चैतन्य कश्यप पहुंच चुके हैं, एमएसएमई मिनिस्टर। मैं जोरदार तालियों से स्वागत के साथ उन्हें आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आएं, और साथ ही मैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी से भी अनुरोध करूंगी कि वे मंत्री चैतन्य कश्यप जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। आज की चर्चा बेहद खास होने वाली है। रतलाम से आते हैं मंत्री चैतन्य कश्यप। रतलाम जहां एक बेहद ही शानदार कॉरिडोर बन रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। रतलाम वो सेंटर है जहां से अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज होगी रतलाम से। इसके अलावा रतलामी सेब और नमकीन के चटकारे तो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों तक ने लिए हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से रतलाम जुड़ेगा और टेक्सटाइल हो, रतलाम का खरा सोना हो, सड़कें हों। क्या एक्शन प्लान है बताएंगे हमारे साथ में मंत्री चैतन्य कश्यप। और मैं चर्चा के लिए मेरे सहयोगी दिव्यांश को बुलाना चाहूंगी मंच पर, और हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे रतलाम समेत पूरे मध्य प्रदेश में उद्योग की, रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं जिस पर सरकार काम कर रही है। ओवर टू यू दिव्यांश। शुक्रिया तृप्ति। जो हौसलों के दम पर तूफान से लड़ना जानते हैं, जो हौसलों के दम पर तूफानों से लड़ना जानते हैं, वही एक लंबी उड़ान भरकर कामयाबी के शिखर पर बैठना जानते हैं। और हमारे बीच बैठे हैं चेतन कश्यप जी। आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से। चेतन जी, आपकी सरकार जब से बनी है, मोहन सरकार के कार्यकाल में आपने एक नई उड़ान भरी है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जब बात होती है तो रतलाम की बात हो या और शहरों की बात हो, वहां के मध्यम वर्गीय परिवार के जो परिवार वाले हैं वो अपने बच्चों को लेकर सपने देख रहे होंगे कि इतनी श्रृंखला जो है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की देखने को मिल रही है। इंडस्ट्रीज आने वाली हैं, रोजगार बढ़ेगा। आप खुद मुंबई गए थे, मुख्यमंत्री विदेशी दौरे कर रहे हैं, फरवरी में ग्लोबल समिट होने वाला है। क्या भविष्य है रोजगार का और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का? सबसे सर्वप्रथम तो मैं जी टीवी को धन्यवाद दूंगा कि आपने उड़ान एक ऐसा सार्थक नाम लिया है जिसके
के लिए मध्य प्रदेश आज तैयार है। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो हमने इन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करे हैं, उन कॉन्क्लेव की सफलता ने कई नए आयाम जोड़े हैं और यह जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट ने ही मध्य प्रदेश के युवाओं को उड़ने के लिए प्रेरित करा है। करीब करीब 15,000 के आसपास भागीदारी इसमें हुई है, जिसमें वर्तमान उद्यमी भी थे, नए युवा भी थे और नए अवसरों को तलाशने वाले व्यक्ति भी थे। तो यह जो कॉन्क्लेव हुए हैं, इसने पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में, पिछड़े जिलों से शहडोल जैसी जगह के कॉन्क्लेव में 3,000 से ज़्यादा हमारे वहाँ पर प्रतिस्पर्धी वो जो साथी लोगों ने सहयोग वहाँ पर एकत्र हुए। तो यह निश्चित है कि मध्य प्रदेश में हमने संभावनाओं के नए द्वार हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में खोले हैं और यह जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद में मुख्यमंत्री के द्वारा लंदन में, जर्मनी में, जापान गए हैं, तो यह जो एक कॉम्बिनेशन है कि वृहद उद्योग भी आए, वो मध्यम व लघु उद्योग भी आए और इसी के साथ में छोटे उद्योग, सूक्ष्म उद्योगों की श्रृंखला भी बने। और हमने हमारे कॉन्क्लेव में इन सब के लिए कौन से क्षेत्र में, कौन से जिलों में क्या क्या अवसर है, उन सब को नीचे ले जा करके और हमारे युवाओं को प्रेरित करा है। और इसका परिणाम है मध्य प्रदेश में कि आज तक हम 6,500 के करीब युवाओं को उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से 450 करोड़ का लोन उपलब्ध करा चुके हैं। तो यह तो हुआ एक सूक्ष्म उद्योग की बात। मध्यम व लघु उद्योगों के अंदर भी इस वर्ष हमने काफी बड़ी उपलब्धियां हासिल करी है। आपकी मिनिस्ट्री का नाम भले छोटा है, लेकिन काम का दायरा सबसे ज्यादा है। मिनिस्ट्री तो शुरुआत सूक्ष्म से होती है और सूक्ष्म से ही शीर्ष पर पहुंचा जाता है। यह तो निश्चित है, जब तक हमारे अणुओं को हम परिष्कृत करते हैं तभी पूरे परमाणु बम और का। ऐसा सूक्ष्म प्रयास मैंने आपके बारे में सुना कि आप खेल मेला करवाते आ रहे हैं करीब करीब 25 सालों से। इसके अलावा अहिंसा ग्राम का भी एक कॉन्सेप्ट है आपका। तो ये आपने समाज के प्रति जो शुरुआत की, इसके पीछे क्या आपको कैसे पंख मिले, आपने कैसे उड़ान भरी? ये पूरा विषय का विषयांतर है। ये जो 2 काम आपने बोले हैं, ये मैं रतलाम के अंदर व्यक्तिगत तौर पर और इसको एक बड़े उद्देश्य के साथ में करता रहा हूँ। खेल चेतना मेला सन 1999 में मैंने प्रारंभ करा था, जब मैं राजनीति में भी नहीं था। तो मेरा उद्देश्य था कि हर घर में हर बच्चा खेले, क्योंकि हमारे यहाँ पर खेलों के अंदर स्कूलों में एक प्रवृत्ति ऐसी होने लगी है कि सिर्फ खेल के नाम पर एक दिन बनता और औपचारिकता पूरी होती है। तो हमने खेल चेतना मेला के माध्यम से 25 सालों में, और रतलाम में नहीं, रतलाम, मंदसौर, नीमच तीनों जिले में करीब करीब 15-16 स्थानों पर हम इसको आयोजित करते रहे समय समय पर, और 1,000 से ज़्यादा स्कूलों की भागीदारी हुई। इसका सीधा महत्व यह है कि बच्चों में खेलों की एक संस्कृति व संस्कार का विकास हो, और इसी को आगे जाकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थान है क्रीड़ा भारती, जिसका मैं राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हूँ, उसने भी इसको आगे अपने महत्वपूर्ण उद्देश्यों में लिया है। और आज ये खेल चेतना मेला हापुड़ उत्तर प्रदेश में, मेरठ में, गुवाहाटी में, असम के अंदर गुवाहाटी के अंदर हुआ, बिहार के अंदर, झारखंड में, सब देश में कई जगह हमने इसको आयोजित करने में सफलता प्राप्त करी है। तो निश्चित है, कोई भी नया विचार लेकर के हम समाज में आगे आते हैं तो हमें सहयोग भी मिलता है। और यही बात अहिंसा ग्राम की आपने कही। अहिंसा ग्राम एक परिकल्पना मैंने 2004 में करी थी कि गरीबी से मुक्ति कैसे मिले, परंतु खाली गरीबी से मुक्ति तो हम किसी भी व्यक्ति को 5-10 लाख रुपए उस समय के हिसाब से दे करके गरीब से अमीर बना सकते थे, परंतु जो एक सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, कि गरीबी से स्थायी मुक्ति कैसे हो और परिवारों के अंदर संस्कारों का विकास हो, इस परिकल्पना को लेकर के मैंने रतलाम में अहिंसा ग्राम बनाया। 100 परिवारों को मकान बना करके दिए, और उसका जो 5 बिंदु मैंने डिसाइड करे थे कि आवास, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य व संस्कार, ये 5 कंपोनेंट को एक साथ मिला करके और रहने का माहौल हम सुधारेंगे तो बच्चों की मानसिकता बदलेगी। और निश्चित रतलाम के अहिंसा ग्राम में
आज सारे परिवारों ने अपने मकान बना लिए हैं और उनके बच्चों में 105 बच्चे थे जिनका 100% जो उनका ड्रॉप आउट नहीं है, सारे शिक्षा के अंदर हैं, 2 बच्चे इंजीनियरिंग तक गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के प्रयोग करने से गरीबी से मुक्ति का जो हम स्थायी हल ढूंढ रहे हैं उसमें बहुत बड़ी भागीदारी मिलेगी। और मेरा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के अंदर इसके बाद में मैंने एक जो राइट टू हाउसिंग एक पेपर मैंने तैयार करा था कि भारत में आवास का अधिकार दिया जाना चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार में आवास के अधिकार के बारे में कम से कम भूमि आवंटन हर व्यक्ति को, मध्य प्रदेश के व्यक्ति को जमीन का अधिकार देने का प्रस्ताव पिछले सरकार में आ चुका है। और आगे अब हम प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि हर व्यक्ति को आवास मिले, तो आवास के लिए भी हम लोग संकल्पित। मंत्री जी, आपने अमीरी गरीबी की बात की, तो मैं अमीरी को लेकर एक बात कहना चाहता हूं। एक शेर है, जिनके आंगन में अमीरी का शरज होता है, उनके ऐब भी दुनिया को हुनर लगते हैं। आपकी जो व्यक्तिगत जिंदगी है उससे जुड़ी हाइलाइट्स हम कई बार सुनते हैं या लोगों के बीच पहुंचती है। करोड़ों की दौलत है, जनता के बीच शोहरत है, ये दोनों बातें निकलकर सामने आती हैं। आज इस मंच से जब हम विकास की उड़ान की बात कर रहे हैं, क्यों ना आप दिल से इस बात को भी सामने रखें कि आपकी सैलरी को लेकर आप भत्ते नहीं लेते हैं, आप कोई पैसा नहीं लेते हैं और करोड़ों की आपके पास दौलत भी है। तो ये एक क्या पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर देखा जाए, या फिर देश भर के उन करोड़पति जनप्रतिनिधियों के लिए एक संदेश है कि भैया अगर आपकी जेब भरी हुई है, दौलत खूब सारी है, तो सरकार से काहे पैसा ले रहे हो? मैंने जब मेरे वेतन भत्ते का समर्पण करा था विधानसभा में पहली बार 2013 में आया, तब बड़ा स्पष्ट मैंने घोषणा करी थी कि जो समर्थ व्यक्ति है उनको उदाहरण पेश करना चाहिए। मैंने एक उदाहरण पेश करा, समर्पण ये राशि लेकर के कि शासन के अंदर ये राशि रहे और जो ये शासन का कोष है जिसके लिए हम विधायक हैं, तो ये कोष के माध्यम से जन कल्याणकारी कार्यों में राशि जाए। और भी 50 तरीके हो सकते हैं, परंतु मेरा ऐसा मत था कि समर्थ व्यक्ति को राजनीति में जब वो पदों पर आता है तो यह आदर से पेश करना चाहिए कि वो यहाँ पर सेवा के लिए आया है, कोई आर्थिक लाभ के लिए नहीं आया है। उसके तरीके बहुत से हो सकते हैं। सिर्फ उमा भारती ने सलाह भी दी थी आपको कि जो वावग्रस्त लड़कियां हैं उनकी मदद के लिए पैसे जाए तो कैसा रहे? उमा जी ने जब यह विषय रखा तो मैं उनसे मिलने गया था, वे हमारी वरिष्ठ नेता हैं। तब मैंने उनको समझाया कि मेरा ऐसा मत था कि जब हम विधायक हैं तो राजकीय कोष का सही उपयोग हो, ये भी हमारा दायित्व है। इसलिए मैंने राशि को राजकीय कोष में रखा है। और यह एक अलग विषय है कि कोई राशि को प्राप्त करना और फिर दान देना, यह जैन दर्शन में अपरिग्रह का एक दर्शन है कि हमें उतना ही प्राप्त करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। मुझे मेरे प्रारब्ध से, मेरे परिवार से जितना मिला, तब मैंने 2004 में नए व्यवसाय को बंद कर दिया। मैं स्वयं किसी व्यवसाय में नहीं हूँ, तो मेरा यह था कि अब जितना अपने पास है उसे ट्रस्टीशिप के रूप में समाज के हित में मैं लगाता हूँ। और उमा जी को भी मैंने यही निवेदन किया और वे उस पर उन्होंने प्रसन्न भी हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, आप जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं इसी तरीके से समाज की सेवा राजनीति के माध्यम से करें। अब आप भले ही अपने खुद के नए व्यवसाय में नहीं हैं, लेकिन जो दूसरे व्यवसाय करना चाहते हैं छोटे उद्योगों के माध्यम से, उनके आप भरपूर संरक्षण कर रहे हैं एक मंत्री के नाते। तो मेरा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश, यहाँ पे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग की बहुत बड़ी संभावनाएं हमने देखी है, लेकिन कई बार अगर तुलना करें तो चाहे दक्षिण के राज्य हो या महाराष्ट्र जैसा पड़ोस का प्रदेश हो, उतनी ये सफलता मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को नहीं मिल पाती है कि छोटे उद्योग उस तरीके से पनप पाए। खनिज संसाधन तो खूब होते हैं, लेकिन छोटे छोटे सामान या उनकी बिक्री नहीं हो पाती है। तो क्या कोई परिवर्तन आया है या छोटी छोटी फैक्ट्रियां लग रही हैं जो इसका निर्यात हो रहा हो? निर्यात होना एक अलग बात है, परंतु जो मुख्य बिंदु आपने कहा कि जो छोटे उद्योग लगते हैं छोटे छोटे जिलों में और हमारे नए युवा उद्यमी आते हैं, तो उनके लिए मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट चुनौती है। और मार्केटिंग के लिए हम लोगों ने कई इस तरीके के कार्यों को अभी हम लोग आगे ला रहे हैं कि हमारे सूक्ष्म व लघु उद्योगों को बाजार की उपलब्धि हो, और उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हों
उसके लिए हम लोग अमेजान से और इन फ्लिपकार्ट और अमेजान से भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उन्हें भी प्रेरित कर रहे हैं कि वे नए हमारे उद्यमियों को अपना स्थान दें। उसी के साथ में इन लोगों को ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं। अभी हमने एक रैम्प प्रोग्राम दिया है, रेजिंग एंड एक्सेलरेशन, कि किस तरीके से रेजिंग करना, मतलब मेंटल लेवल को बढ़ाना और उसके अंदर मार्केटिंग के अवसरों को कैसे खोजना, नए बाजार के अवसर, क्योंकि यह एक नया उद्यमी को बाजार ढूंढना आज भी एक चुनौती है। और निश्चित मुझे भरोसा है कि हम जिस तरीके के नए कार्यक्रमों को लेकर आ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के जो हमारे युवा साथी या महिलाएं जो आगे आ रही हैं, उनको हम नए बाजार उपलब्ध करवाने के अंदर भी हमारी नीतियों को हम दिशा दे रहे हैं। और निर्यात के लिए तो अभी हमने नई नीति, पूरी हमारी उद्योग नीति प्रस्तावित करी है और मध्य प्रदेश से निर्यात के लिए हम लोग कई अच्छे लोग, अब जो लुभावन भी नहीं, जो वाकई निर्यात को बढ़ावा देंगे, ऐसे प्रस्ताव हम तैयार करके, जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हमारी हो रही है, इसके पहले हम नीति लेकर के और जनता के बीच भी आएंगे और उद्यमियों के बीच भी आएंगे। लोकल ब्रांड तैयार हो रहा है, मतलब लोकल ब्रांड तैयार हो रहा है। लोकल ब्रांड, इसमें एक्चुअल में ब्रांड तैयार करना इतना आवश्यक नहीं है जितना बाजार उपलब्ध करवाना। बाजार मिलना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ ब्रांड पर तो सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट बिकते हैं। बाकी जो छोटे उद्यमी बनते हैं, ये कई तरीके के उत्पाद बनाते हैं, उन्हें आगे उत्पादों के अंदर मार्केटिंग के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी जाना पड़ता है। तो हर तरीके का हम लोग कर रहे हैं। लोकल ब्रांड की तैयारी तो हमेशा से जो ब्रांड खुद बनाते हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं। जैसा महेश्वर की साड़ी, मैं अभी मंडलेश्वर गया था, मंडलेश्वर में मैंने एक उपक्रम देखा कि महेश्वर की साड़ियों को हम नया प्रोडक्ट कैसे बनाएं। तो मृग नयनी के हमारे 7 जगह बड़े महानगरों में हमारे शोरूम है, हम उनको वहाँ पर मार्केटिंग भी करते हैं। और अब उनको अभी हमने समझाया कि आप इन साड़ियों को अमेजान के ऊपर, फ्लिपकार्ट, अमेजान पे ले जा करके, और इन सारे नए जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, नई जो हमारी मार्केटिंग की शैली है, इसके ऊपर आप लोग आएँ और उसमें हम आप आगे बढ़ें। मंत्री जी, कुछ दिन पहले आपकी एक चर्चा बड़ी वायरल रही थी और चर्चाओं में रही थी, वेस्ट को कैसे बेस्ट बनाए। याद आया होगा आपको। ये सवाल मेरा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो वेस्ट है, कचरा, ढेर, लोगों की टेंशन है बहुत बड़ी। अब इस टेंशन को हैप्पी मूड में बदलने के लिए आपकी सरकार क्या कदम उठाने वाली है, क्या कार्य योजना है? बहुत बड़ा विषय है, जनता बहुत ध्यान सुनेगी। ये जो आपने विषय दिया, वेस्ट को बेस्ट बनाना, यह मैंने प्लास्टिक इंडस्ट्री के उद्योगपतियों के बीच में, जब मैं था, एक प्लास्ट पैक का फोरम था इंदौर में, और उसी का भोपाल के अंदर सीपेट का एक संस्थान है, तब मैंने प्लास्टिक के उद्योगपतियों से कहा था कि आपकी अगली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप जो उत्पाद बना रहे हैं प्लास्टिक के, इनका वेस्ट का मैनेजमेंट भी बढ़िया हो। क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट आज प्लास्टिक इंडस्ट्री के सामने चुनौती के रूप में है, और अगले 10-20-25 सालों में अगर आपने इसके बारे में चिंता नहीं करी तो आपके उद्यम को अंदर गतिशीलता में कमी आएगी। और निश्चित रूप से इसके बाद में इंदौर में जो एक प्लास्ट पैक का फोरम हुआ था, उसमें पूरा एक दिन का थीम भी उनका वही था कि वेस्ट को किस तरीके से हम उपयोग में लेकर के आएँ। तो यह बिल्कुल एक सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो प्रोडक्ट हमारे पास में आते हैं जिनको हम डिग्रेड नहीं कर सकते, तो उनके ढेर जब लगना चालू होंगे तो एक समय सीमा के बाद में जो कंज्यूमर वाली हमारी इकोनॉमी है आगे बढ़ रही है, तो इसमें उनके उद्योगों पर सीधा असर गिरेगा। और वेस्ट को बेस्ट बनाना, इसके लिए कई तकनीक उपलब्ध है। हम स्टार्टअप के माध्यम से भी इस तरीके के उपक्रमों को नए थीम के साथ में आगे लाना चाह रहे हैं। रतलाम से एक कॉरिडोर निकल रहा है, बड़ा ही बहुप्रतीक्षित है, और जो रतलाम चूंकि सेंटर है दिल्ली, मुंबई, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आर्थिक उन्नति रतलाम के लोगों की, या मध्य प्रदेश से जो वो कॉरिडोर जाएगा, क्या संभावनाएं नजर आ रही है? रतलाम के पास से मुंबई दिल्ली का जो एक्सप्रेस वे निकला है, यह ग्रीनफील्ड पूरा हाईवे है, और इससे मुंबई दिल्ली की दूरी को बहुत कम करा है। और यह 6 से 8 घंटे में हम रतलाम से बॉम्बे या दिल्ली पहुंच सकते हैं। और इसके बीच में 3-4 बड़े सेंटर आते हैं, सूरत, बड़ौदा,
इधर उत्तर में जाएं तो कोटा का सेंटर है, दिल्ली का सेंटर है। तो उसके माध्यम से मुझे लगता है कि रतलाम को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और इसी के लिए हमने रतलाम में 1500 हेक्टेयर का नया औद्योगिक पार्क का निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। और उस औद्योगिक पार्क में कई उद्योगपति अभी उसमें रुचि भी दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि रतलाम का तो उसमें लाभ है ही, परंतु एक एंट्री गेटवे बनेगा। यह रतलाम के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के, क्योंकि लॉजिस्टिक लेवल पर वह स्थान बड़ा एक उपयुक्त स्थान है। तो इसके 1500 हेक्टेयर के जो हमारा औद्योगिक पार्क रतलाम में बन रहा है, उसमें जो उद्योग आएंगे मध्य प्रदेश को भी एक नई दिशा देंगे और मध्य प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने में, और किस तरीके से इन एक्सप्रेस वे और बड़े हाईवेज का उपयोग हमारे औद्योगिकरण व रोजगार के लिए किया जा सकता है, इसके नए अवसर भी हमें देखने को आएंगे। मंत्री जी, जब उद्योगों की बात होती है तो मशीनीकरण अगर हो जाए तो वो और बेहतर हो जाता है, काम आसान होने लग जाता है। तो एमएसएमई सेक्टर में, चाहे वो पीपीपी बोर्ड की बात हो, चाहे सरकार अनुदान दे, आपको क्या लगता है कि अगर मशीनीकरण जुड़ जाए तो क्या कुटीर उद्योग, लघु उद्योग में अपग्रेडेशन कैसे करेंगे उन उद्योगों का? अपग्रेडेशन के लिए हमने इस बार नई नीति ला रहे हैं, क्योंकि लीन मैनेजमेंट एक वर्ड है और जो वेस्ट मैनेजमेंट है ऐसे ही लीन मैनेजमेंट है कि कैसे हमारी उत्पादकता बढ़ाई जाए और कैसे आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया जाए। और जो वर्तमान हमारी उपयोगिताएं हैं, तो हमारे उद्योगपतियों को सक्षम बनाना, अगले चुनौतियों के लिए तैयार करना और प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बनाना, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं। चेतन कश्यप जी, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जो विश्वास आपके कार्य को लेकर लोगों के बीच है, उस विश्वास की दीवार मजबूत होनी चाहिए और ऊंची होनी चाहिए और लंबी उड़ान आप भरे। इस विश्वास और शुभकामनाएं के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू तृप्ति। शुक्रिया दिव्यांश। और मैं आग्रह करूंगी मंत्री जी से कि वो थोड़ी देर मंच पर बने रहे। मैं बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को मंच पर। और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में खास मेहमान हैं देव कुमार जी, एमडी देव शांति एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के। उनको भी मैं मंच पर सादर आमंत्रित करूंगी। और मैं अनुरोध करूंगी मंत्री चैतन्य कश्यप जी से और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी से कि वे देव जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। देव कुमार, एमडी देव शांति एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। कला मनोरंजन के क्षेत्र में नई पीढ़ी नए प्रयोग जब करती है, तब देव जी जैसे लोगों का योगदान आज हम जानने जा रहे हैं। और मैं अनुरोध करूंगी मोहित जी से कि वे मंत्री चैतन्य कश्यप जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम उड़ान डेयर टू ड्रीम। और उड़ान कैसी हो मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में लघु मध्यम उद्योगों की उड़ान कैसी हो, इसका रोड मैप तैयार हो चुका है। नई नीति प्रस्तावित है 2021 के बाद से। अब जो नीति आने वाली है उसमें क्या खास रहने वाला है और इसका खाका कैसे तैयार कर रहे हैं मंत्री चैतन्य कश्यप, विभागीय मंत्री हैं। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ में कैबिनेट एक बेहतर नीति की ओर आगे बढ़ेगी। कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हमने देखे हैं और आज इस कार्यक्रम में हम उन्हीं मेहमानों से चर्चा करेंगे जो मध्य प्रदेश के विकास में योगदान दे रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार चर्चा करेंगे।